नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 4 रहता है उसको डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम बिगिनिंग्स, यानी बिल्कुल स्टार्ट से डिस्कस करेंगे और ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में क्लास 10th में जो आपके क्वाड्रेटिक में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री टू। अगर कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, इसको हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, वेरिएबल की पावर मैंने 2 लिख दी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल्स जो मैक्सिमम है वो कितनी है? 2 है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर? सेम टाइप से अगर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम पावर को कंसीडर करते हैं। ये आप डिग्री में पढ़ चुके होंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो इस चैप्टर में हम उन पॉलिनोमियल्स का स्टडी करने वाले हैं, या उन इक्वेशंस की स्टडी करने वाले हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं। अभी ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल्स है। अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं, किसी से कंपेयर कर देते हैं, जैसे लाइक अ जीरो, मैंने जीरो से कंपेयर कर दिया, तो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इस इक्वल का साइन यूज कर लिया है। चलिए बात करते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक की, जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये जनरल फॉर्म होती है। क्लियर हो? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपका x है। कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, बट हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि वेरिएबल्स क्या है आपका। तो वेरिएबल x है। कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। कोफिशिएंट्स देखिए a, b एंड c, ये कोफिशिएंट्स हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स a है, x का कोफिशिएंट b है, एंड दिस वन कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पे, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि जनरल फॉर्म आपका ये होता है ये। और कभी कभी आपको इक्वेशन दिया जाएगा कि इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x प्लस 1, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, इसको मूव कराएंगे 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई या जनरल फॉर्म हो गई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ये क्वेश्चन आता भी है कि उसको कन्वर्ट करना है आपको जनरल फॉर्म में, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? तो इसकी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे x का कोफिशिएंट मिसिंग है, बट जो भी हैं ठीक उनको मैं इस ऑर्डर में अरेंज करना होगा, इस तरह से। यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इन विच a डज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशंस होती है आपके लिए। अगर ये 0 है, इट मीन्स अगर आपका इस कंडीशंस को, जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, तो इट मीन्स ऐसे हो गया आपका 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जब इसको सिंपल करोगे या उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5x प्लस 6। अब ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, क्योंकि डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे x की? 1 हो गई, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करते हैं। जीरोज क्या होते हैं? तो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है
वैल्यू ऑफ वेरिएबल in which px इक्वल्स टू 0। x की वो वैल्यूज जिस पे px की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने x वेरिएबल लिया है। अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हो कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन विच px इक्वल्स टू 0 is called zeros of polynomials। क्या कह सकते हैं आप? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से इसको बोल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका px हो गया। px से कोई पॉलिनोमियल्स है, px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, ये पॉलिनोमियल्स है। अब आपको बताना है इसका जीरोज क्या है। तो अब जीरोज यहाँ पे एक वैल्यू एज्यूम करनी है जिससे x के प्लेस पे रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन px, x के पे 0 रख रहे हैं तो ये होगा, देखो p0, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी x की जगह पे, x की जगह पे 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा p1 x की जगह पे। तो ये हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1, और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। तो इस कंडीशंस, इस पॉलिनोमियल्स के लिए x इक्वल्स टू 1, ये क्या है? जीरोज है, ये जीरोज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के लिए वो ये है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो डिग्री के इक्वल होते हैं। अब लीनियर अगर होगा तो लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1, तो उसके जीरोज कितने होंगे? 1। क्वाड्रेटिक होगा अगर आपका तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 2, तो उसके जीरोज कितने होंगे? 2। अगर आपका क्यूबिक होगा तो क्यूबिक की डिग्री होती है 3, तो उसके जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक या पेंटोनिक्स, इस तरह से जो भी आएंगे हम उसको समझ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 2, यानी वैल्यू ऑफ x आपकी 2 होती हैं। अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ जीरोज, यहाँ पे जीरोज वर्ड भी ऐड कर लो। ये देखिए, अब ध्यान से समझिए, जब ये आपका क्वाड्रेटिक होगा, यानी अगर जनरल फॉर्म होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म। अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे आपके 2। कितने होंगे? 2। लेट कर लो यहाँ पे, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है। तो इन अल्फा और बीटा के बीच में तो हमें पहले तो ये पता करना है कि इनका नेचर क्या है, यानी नेचर ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब है कि रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, किस तरह से होते हैं। तो उसके पहले हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हिंदी में हम विविक्तर के नाम से जानते हैं। विविक्तर के नाम से जानते हैं। जो बच्चे हिंदी से पढ़ते होंगे उनको थोड़ा सा इस बारे में पता होगा कि हम इसको विविक्तर के नाम से जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशंस ये होती है कि अगर इस जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, यानी इस जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, अब ए और बी सी क्या है? ए बी और सी, ये जो है ए बी सी, ये कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ए,
x की वैल्यू को b और कांस्टेंट वैल्यू को c के नाम से जानते हैं। तो पहली कंडीशंस होती है कि d, अगर आपका d ग्रेटर इक्वल 0 है, अगर इसकी वैल्यू या तो जीरो से बड़ी है, यानी ग्रेटर देन कही है, फिर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो होते हैं आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि एक तो वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट्स होंगे, नो कॉमन रूट्स, ठीक है, या नो कॉमन रूट्स या इसको जीरोस भी बोलते हैं। रूट और जीरोस एक ही बात होती है, इसमें कोई नया चेंजमेंट नहीं होता है, कभी कभी रूट्स और कभी कभी जीरोस के नाम से बोला जाता है। पहली कंडीशंस, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² - 4ac आपने जो निकाला उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर d = 0 है, आपका d किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जो रूट्स होंगे, ठीक है, वो होंगे आपके रियल एंड इक्वल। रियल के साथ साथ यहाँ पे इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है, थर्ड ये होता है कि d < 0, अगर d की वैल्यू < 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका अगर निगेटिव आ रहा है तो जो रूट्स होंगे नो रियल रूट्स, जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे तो ये फिर होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स। कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स ये आपको बताया जाएगा, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स से कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, तो उनके बारे में आपको प्रीवियस जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें बताया जाएगा आपको। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड है आपका फैक्टराइजेशंस। देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशंस को। तो फैक्टराइजेशंस कैसे करते हैं, पहले तो जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म होती है आपकी ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या करते हैं कि b को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्प्लिट b सच एज, b को इस तरह से स्प्लिट करते हैं सच एज द प्रोडक्ट इक्वल टू a × c, a × c, इस तरह से b को इस तरह से स्प्लिट करिए कि उन दो नंबर्स का जिन 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट b सच एज, किस तरह से कि प्रोडक्ट जो है वो a × c के इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट इक्वल टू a × c के इक्वल हो जाए। इस तरह से आप इसको स्प्लिट करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। इतना क्लियर होगा। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल्स की बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स में लेता हूँ। एग्जांपल्स में बहुत इजी लूँगा जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ x² + 5x + 6 = 0, मैंने ये ले लिया इक्वेशंस। अब देखिए b कोफिशिएंट कौन है, ये b = 5 है, और 5 को 2 पार्ट्स में से स्प्लिट करो, 2 भागों में से बांटो कि उनका मल्टीप्लाई a वैल्यू ये है, c वैल्यू ये है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्प्लिट b सच एज प्रोडक्ट इक्वल टू a × c। इस b वाले पार्ट यानी 5 को इस तरह से आपको स्प्लिट करना है जिससे इसका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। जैसे 6 ये है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कितना मानेंगे हम, x का 1, चूंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो मैं इसके साथ हमेशा 1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 को इस तरह से स्प्लिट करिए कि उनका प्रोडक्ट 6 के इक्वल हो जाए। तो देखिए हम इसको करते हैं, हमने इस तरह से स्प्लिट कर लिया, और 2 और 3, तो 2 3 से कितना होता है 6, और इनको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, यानी इसी का पार्ट से, यानी 5 को स्प्लिट करने से ये वैल्यू मिली आपको। अब आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब अगर x यहाँ पे लगा होगा तो यहाँ भी x लगा दोगे, x भी लगा दोगे यहाँ पे। तो
तो अब ये क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2x और 3x, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस 3x, आप जब ऐड करोगे तो 5x हो जाएगा प्लस 6। क्लियर। या कभी कभी इसी लाइन को भी यहाँ पे ये भी शो कर देते हैं, इस लाइन यहाँ से अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 5 को स्प्लिट किया ओनली और x आपका आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट रखा ये, तो ये होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 3x प्लस 6 हो गया इस तरह से इक्वस टू 0, यहाँ भी इक्वस टू 0। अब फर्स्ट 2 से कॉमन लीजिए, लास्ट 2 से कॉमन लीजिए, तो फर्स्ट 2 से मैक्सिमम कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ होगा x प्लस 2, लास्ट 2 से मैक्सिमम कॉमन मिल रहा है आपको 3, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। कॉमन इस बेस से लीजिए कि जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो आपकी सेम हो दोनों में, तो एक बार जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो एक बार ब्रैकेट से जो बाहर है उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो दो फैक्टर्स हमारे आ गए, एक हमारा आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 3। अब देखो इनको एक एक करके इक्वेट करते हैं 0 के साथ में, ये तो फैक्टर्स यहाँ पे हो गए, यहाँ पे केवल फैक्टर हो गए, हमें रिक्वायरमेंट थी फैक्टर्स की तो हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, इसका फैक्टर हो गया। बट यहाँ पे अगर हमें जीरोज निकालनी है, क्या करना है जीरोज निकालना है, तो इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 करेंगे, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक एक फैक्टर को x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा -2, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -3। तो जीरोज क्या हो गए आपके, x इक्वल्स टू एक वैल्यू आपकी आई -2, एक आई 3, तो -2, -3 दो वैल्यूज आई। क्लियर। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपकी आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो। अब कोफिशिएंट्स मतलब होते हैं रूट्स, तो देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, पहले लेट बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक अल्फा एंड बीटा। कौन से हैं दो जीरो, अल्फा एंड बीटा। कोफिशिएंट्स कौन होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे ए बी एंड सी, जो कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इनको लेकर आते हैं। तो इनका रिलेशंस और इनके साथ किस तरह से होगा, यानी ये कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और ये जीरोज हैं जो उसकी एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशंस होती है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। इसकी वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर कोफिशिएंट एक्स का होगा, नीचे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा, और यहाँ पे एक साइन लगाया जाएगा। तो ये रिलेशंस होता है, या तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो सिंबल्स के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, या फिर इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट। तो यहां पे होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है सी, और कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आपका ए, तो ये वैल्यूज आती है आपकी सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए वैल्यूज आ जाती है आपकी यहाँ पे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ को देखिए किस तरह से समझ सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लान को ड्रॉ कर लिया, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। क्लियर। ये होता है ओरिजिन्स। आपने ग्राफ को पहले भी देखा होगा कहीं, जहाँ भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा ग्राफ से रिलेटेड, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी हुई है तो उसमें मिल जाता है आपको। देखिए
ये होती है एक्स की पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको समझना है, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ टू वे में बनते हैं, दो तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं आपके अपवर्ड के लिए, अपवर्ड, एक बनता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनता है। तो अगर पॉलिनोमियल्स इस तरह से हो रहा है, ओपन हो रहा है आपका इस तरह से यू शेप में, पैराबोला बनता है। और एक कंडीशंस ये होती है आपकी इस तरह से यू शेप में। तो यहाँ पे क्या होता है कि x को जिस पॉइंट पे कट करेगा, एक अल्फा होती है, एक बीटा, वैल्यूज ऑफ बीटा होती है। सेम यहाँ पे भी अल्फा और बीटा होती है। एक चीज़ क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये वाली दिखनी है कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके होते हैं माइनस का b/2a, और यहाँ पे होता है आपका, जब पोस्ट ऊपर की तरफ खुलता है तो b/2a, और यहाँ पे होते हैं माइनस के b/2a, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वैसे ही आपका एनसीईआरटी के बेस पे नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ ग्राफ कैसे बनता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ग्राफ किस तरह से बन रहा है, कैसे जा रहा है ग्राफ, और इसका जो ग्राफ बनता है वो इसी वे में बनते हैं आपके। तो इसमें जो आपके एनसीईआरटी की जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक जो आपका क्लास 10th का चैप्टर्स है, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो हम बाद में कराएंगे, क्वेश्चंस के लिए हम सीरीज लेके आएंगे, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करें हम। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।